हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे हम लोग लास्ट डे के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बात किया था कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, विमेन एंड गर्ल ब्लीड टू। इसके अलावा अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। ये धरणी पोर्टल की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य सरकार ने ही हीट वेव को लेकर के राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। और 17 अप्रैल को 15वीं ब्रिक्स की किसी मंत्रियों की बैठक हुई। ये इस बार हुई ब्राजील में, क्योंकि ब्राजील कर रहा है इस बार मेजबानी ब्रिक्स की। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इसके एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया मीराबाई चानू को। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया पंजाब ने। इसके अलावा ब्लू ओरिजन, जो कि जेफ बेजोस की एक स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा ऐतिहासिक ऑल विमेन स्पेस उड़ान सक्सेसफुली हुआ है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर अजीत सिंह ने 17 सेंटीमीटर लंबे ट्यूमर का सफलतापूर्वक निकाला है मनुष्य के शरीर से। पेरिस में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मार्च 2025 के लिए श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को मिला हुआ है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे साथियों ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, और आज ही है 18 अप्रैल। तो आज हम लोग विरासत को, हेरिटेज को डेडिकेट करते हुए एक दिवस मना रहे हैं। ठीक है, हेरिटेज क्या होती है, विरासत क्या है? जो भी हमारे पूर्वजों द्वारा बना करके गए हुए हैं वो अभी बची हुई है, उनको संरक्षित कर रखा जाए, आगे लंबे समय तक बनाए रखा जाए, जिससे उनकी यादें हैं रहें। ठीक है, और इतिहास भी हम लोग को पता लगता रहे, इसीलिए हम लोग हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। अब इसमें हर प्रकार के हेरिटेज होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, ठीक है, मानव निर्मित होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, बहुत सारी हेरिटेज होती हैं। ऐसे ही इसी को लेकर के आपने सुना होगा, एक संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को जो है, यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाई गई है। उसमें भारत की भी बहुत सारे जो हेरिटेज हैं वो शामिल हैं। कितने हैं? भारत के 43 हेरिटेज शामिल हैं इसमें। ठीक है जी, 43 हेरिटेज इसमें शामिल है। और 43वां है चराईदेव मैदान। चराईदेव मैदान, ये आपको पता होगा, असम में है। ठीक है, इसको दिया गया है, इसको 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इस 43 में पूछा जाएगा अगर आपके कि कल्चरल कितने हैं भाई, कल्चरल कितने हैं, कितने नेचुरल हैं और कितने मिक्स हैं। तो आप बताइएगा, एक मिक्स है, 7 नेचुरल है और कल्चरल है 35। टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत के हेरिटेज साइट इसमें शामिल है यूनेस्को में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पहला पूछा जाएगा सबसे पहले किसे शामिल किया गया है, तो सबसे पहले 4 को शामिल किया गया था। आगरा का किला, ताजमहल, इसके अलावा अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। ठीक है, तो ये 4 को एक साथ 1983 में शामिल किया गया था, 1983 में सबसे पहले। ठीक है ना, 4 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, थीम अगर पूछी जाएगी, थीम तो नहीं पूछी जाएगी क्योंकि बहुत लंबी है इस बार। अगर पूछी जाएगी तो यहां तक पूछी जाएगी, हेरिटेज थ्रेटन्ड बाय डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहां तक याद रखना। 1982 में पहली बार ये शुरू हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने ये दिवस देखे थे, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया? तो परंपरा के अनुसार जो भी चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस अपने रिटायरमेंट के पहले पहले अगला कौन होगा, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, उसके लिए सिफारिश कर देता है सरकार से। फिर सरकार के ऊपर होता है कि सरकार उसको कैसे नियुक्त करेगी या मंजूरी देगी कि नहीं देगी। सरकार बोले तो मतलब आप एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो राष्ट्रपति का मुहर लगता है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, लेकिन केंद्र सरकार का उसमें पूरा पूरा रोल रहता ही है। तो लेकिन रिकमेंडेशन होता है पूर्व चीफ जस्टिस के द्वारा। तो अभी के वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी, इन्होंने रिकमेंड किया है अगला नाम जस्टिस गवई को, जस्टिस बी आर गवई। ये होंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन वही कि जब गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तब। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा हो सकता है, कभी हुआ हो पास्ट में, उतना शायद केस नहीं नजर आता
कि जब गवर्नमेंट ने अपोज कर दिया हो और दूसरा कोई नियुक्त कर दिया हो। बाकी अमूमन केसेस में हो जाता है कि जो रिकमेंडेशन हुआ रहता है वो अपॉइंट हो जाता है, उसको मंजूरी मिल भी जाती है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो जिससे लोग गवर्नमेंट पर आरोप ना लगा पाए। खैर, न्यायमूर्ति जस्टिस गवई जो हैं ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। कब लेंगे? 13 मई के बाद, क्योंकि 13 मई को जस्टिस खन्ना जी रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना आए थे डी वाई चंद्रचूड़ जी की जगह पर, वो 50वें थे, ये 51वें थे, और ये आएंगे 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा आपसे तो आप बताइएगा, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हरिलाल कानिया। जस्टिस हरिलाल कानिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, इसे याद रखना। कितने चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो समझिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, ठीक है। तो टोटल अगर क्षमता के अनुसार बात करें तो 33+1 है। 33+1 है सुप्रीम कोर्ट में टोटल क्षमता, है ना। अब इसमें बीच बीच में कोई रिटायर होता रहता है, क्योंकि एज के हिसाब से होता है, तो बीच बीच में कोई रिटायर होता है तो एक दो संख्या कम हो जाती है, ठीक है। फिर कभी कोई प्रमोट हो गया, तो ऐसा चलता रहता है। तो इसमें कभी 32 हो जाएंगे संख्या, कभी 30 हो जाएंगे, इसीलिए मैं क्षमता बता रहा हूँ। क्षमता मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मैक्सिमम 33+1 है। 33+1 का मतलब 33 इसमें जजेस होंगे, जस्टिस होंगे, और एक होगा चीफ जस्टिस, ठीक है। तो टोटल संख्या अगर पूछी जाए तो 34 हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है जो नई दिल्ली में है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ऐसे ही डिटेल कंटेंट बहुत सारे आपको एमजेटी के ऐप पर ई बुक में मिल जाएगी। ई बुक फॉर्मेट में आप लोग ब्रह्मास्त्र की वार्षिकांक, इसके अलावा वन लाइनर 6 महीने का, मतलब क्विकली अगर आपको रिवीजन करना है ना तो सबसे बेस्ट है ये। बहुत सारे लोग इसको लिए हैं कि जिनका जिनका एग्जाम अभी लगा हुआ है, तो आप वन लाइनर ले सकते हो, फटाफट से आप लोग अपना क्विकली रिवीजन कर पाओगे पिछले 6 महीने का। इसके अलावा मंथली और 3 महीनों की भी आई हुई है डिटेल वाला भी, उसको भी ले सकते हो, वार्षिकांक ले सकते हो। ये सब चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाना है, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना है, वहीं पर आपको सब मिलेगा कैटेगरी वाइज। कूपन कोड वगैरह भी दिया होगा, अप्लाई करना, कुछ डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और किस देश के सशस्त्र सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास दस्तलीक का आयोजन किया गया? दस्तलीक, भैया दस्तलीक किसके किसके बीच होता है? दस्तलीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ये अक्सर होता रहता है, तो इसको आपको याद ही रखना है। इस बार अभी जो हो रहा है, ये इस बार का जो संस्करण है दस्तलीक वाला, ये छठा संस्करण है और पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है। 16 से 28 अप्रैल तक ये चलेगा, ठीक है, दस्तलीक। तो 60 सदस्यीय भारतीय दल भी इसमें हिस्सा ले रही है। पहला संस्करण हुआ था 2019 में उज्बेकिस्तान में, उसके बाद से फिर अल्टरनेट तरीके से होता रहता है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकंद इसकी राजधानी है। ताशकंद में ही आपको अगर पता हो तो 1966 में ताशकंद समझौता करने अपने प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, और फिर वहां पर अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई थी। उज्बेक सुम यहाँ की मुद्रा होती है, या उज्बेकी सोम, सोम सुम जो भी मिलेगा तो लगा देना। साउकत यहाँ के साउकत मिर्जियारेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला, ये कुछ और अभ्यास हैं, रिवीजन करेंगे। जैसे एआई केमी, ये 10 अफ्रीकी देशों के बीच में और भारत के बीच में अभ्यास हुआ। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच हुआ। पासएक्स जो है भारत न्यूजीलैंड ने किया। इनियोचस, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, ग्रीस में आयोजित हुआ, भारतीय सेना भी है हिस्सा ली, भारतीय वायुसेना। इंदिरा, इंदिरा यानी इंडिया और रसिया, भारत और रूस के बीच में हुआ चेन्नई तट पर। कॉर्पेट यानी कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, ये भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ। प्रचंड प्रहार भारतीय सेना ने किया। वरुण, वरुण गरुण शक्ति, ये सब, और फ्रिंजक्स, ये सब होता है भारत फ्रांस के बीच। खंजर टोयल भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। अगला, अप्रैल 2025 में कहां के शहनाई वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया? शहनाई बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा प्रचलित है, काफी ज्यादा फेमस है। आपको याद होगा जब जब भारत देश आजाद हुआ था, तभी भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक ने शहनाई बजाया था स्वतंत्रता दिवस के दिन पहली बार, ठीक है। खैर, शहनाई वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है भाई? बनारस का। बनारस, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के शहनाई को दिया गया है, शहनाई वाद्य यंत्र को दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग मैं आपको कई दिन से लगातार बताते आ रहा हूं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, और इसके लिए ये दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट 1999 के तहत। ये एक्ट जो है, एक्चुअली में बिल आया था 1999 में, तो बिल आया था 1999 में, इसीलिए इसका 1999 नाम है। लेकिन पूछा जाएगा कि ये एक्ट कब बना था, तो ये एक्ट बना था 2003 में, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग
किसके द्वारा दिया जाता है? तो चेन्नई स्थित एक संस्था है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए सेंटर, उसी के द्वारा दिया जाता है। पूछा जाता है बड़ा कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है, या किस संस्था या कहाँ की संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन में देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें जो चेन्नई लगा हुआ ऑप्शन मिलेगा ना, भौगोलिक संकेतक केंद्र करके चेन्नई, तो वहीं पर आप लगा देना टिक। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। 10 सालों की वैलिडिटी के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है, उनके उत्पादक जो होते हैं या उनके जो प्रणेता होते हैं उनका इकोनॉमी थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। जैसे अब इसको तो उत्पादक नहीं करेंगे, ये तो यहाँ का मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये वाद्य यंत्र है, तो इसको जो गाते होंगे, जो प्रमोट करते होंगे, उनकी ख्याति बढ़ेगी, है ना। इसको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, लोग खरीदेंगे, क्या स्पेशलिटी होती है, किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में जो जानना चाहेंगे, तो ये फायदा होता है जीआई टैग मिलने से। ठीक है, ब्रांडिंग बढ़ जाती है। तो शहनाई वाद्य यंत्र को मिला है जीआई टैग, और ये उत्तर प्रदेश से, चूंकि उत्तर प्रदेश में, यूपी में साथियों सबसे ज्यादा जीआई टैग है, सर्वाधिक जीआई टैग है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर पूछा जाएगा उसके बाद किसके पास है, तो दूसरा नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक है ना, सेकंड पर तमिलनाडु है जिसके पास जीआई टैग है। अगला, इसके अलावा शीशम और सागवान की लकड़ी से ये बनाई जाती है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनके माध्यम से ये प्रसिद्ध हुई। अगला, ये कुछ और हैं जो पिछले दिनों में जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को मेघालय का है जो जीआई टैग मिला जिसको। नोले गुंडूर संदेश, बारुईपुर अमरूद, सफेद बोंदे, छाना बोरा मोतीचूर लड्डू, और इसके अलावा राधुनिक पगला चावल, निस्तारी रेशम यार्न, इन सबको मिला जीआई टैग। कुंभकोणम पान का पत्ता, थोवलई फूल की माला, ये जीआई टैग है, तमिलनाडु का मिला है प्रोडक्ट, इसको मिला है। सौदागिरी ब्लॉक पेंटिंग, ये गुजरात का है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे। वर्जिन नारियल, ये अंडमान निकोबार का है। घरचोला पेंटिंग गुजरात का है। इसके अलावा ये बोडो से संबंधित इतने असम के हैं जिसको जीआई टैग मिला है। अगला, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया? कलम और कवच, तो ये आयोजन अभी हाल ही में किया गया नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है कलम और कवच 2.0। इस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा साहित्य महोत्सव था, ये आयोजित हुआ 15 अप्रैल को। थीम थी सिक्योरिंग द नेशंस प्रोग्रेस थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। ओके, तो रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ जो है उसके तत्वाधान में ये आयोजित किया गया है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसके लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया है। आपको पता होगा क्योंकि डिफेंस में ये वर्ष जो है पूरा पूरा डेडिकेटेड होगा 2025, डिफेंस में हम लोग किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी ले सकते हैं और अपनी डिफेंस क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, इस पर पूरा का पूरा वर्ष ये फोकस्ड रहने वाला है, ऐसा कहा है राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, अगला, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर साथियों अमेरिका बन गया है। अमेरिका और चाइना लगभग लगभग बराबर पर ट्रेड कर रहे थे। पिछली बार ही मैंने आपको बताया था कि 118 बिलियन डॉलर और 118 बिलियन डॉलर पर लगभग ट्रेड कर रहे थे दोनों, और जिसमें चाइना पॉइंट्स में मतलब कुछ मिलियन डॉलर में आगे था पिछली बार। इस बार जो है, इस बार ज्यादा हो गया है अमेरिका, और चाइना आ गया है तीसरे पर। अब यहां पर देखो, यूएस इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना वेरेंस। अब देखो यहां पर क्या हुआ है कि 86.51 बिलियन डॉलर का राइजिंग हुआ है कंपेयर टू 77.52 बिलियन डॉलर इन 2023-24। पिछली बार जो हुआ था वो 77.52 बिलियन डॉलर का राइज देखने को मिला था। इस बार 86.51 बिलियन डॉलर का हुआ है, 11.6% का ग्रोथ देखने को मिला है हम लोग जो किए हैं ट्रेड किससे? अमेरिका से। दूसरी ओर चाइना के साथ व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ गया है, और मुख्य कारण आयात में वृद्धि और निर्यात में गिरावट रहा है। अमेरिका भारत से अभी कितना ट्रेड हुआ है इस बार 2024-25 में? तो याद रखना 131.8 बिलियन डॉलर जो है ये इतना ट्रेड हुआ है, 131.8 बिलियन डॉलर। और वहीं भारत और चीन के साथ अगर पूछा जाए तो भारत और चीन जो है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, भारत और चीन के बीच में 127.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। ठीक है ना, आयात और निर्यात मिलाकर के व्यापार यहां पर बात हो रही है। डाटा सब लिख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अगले कुछ दिनों तक मतलब साल भर तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक अगले साल का डाटा ना आ जाए। तो इसी पर अब चर्चा चलेगी, इर्द गिर्द चलेगी कि भाई हम लोग किससे कितना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किससे कितना ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। आप देख रहे हो इस समय
अमेरिका में ट्रेड वार बिल्कुल भयंकर तरीके से चल रहा है। अमेरिका और चाइना की तो बहुत जल्दी बहुत तेजी से ये तल्खी चल रही है ट्रेड वार को लेकर के, मतलब एक दूसरे पर खूब ज्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। ऐसे में भारत को फायदा भी मिल सकता है, चाइना की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। फायदा कैसे मिल सकता है मैं कभी आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा। अप्रैल 2025 में किस राज्य की पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना दृष्टि शुरू किया? दृष्टि दृष्टि एक प्रकार से दृष्टि टाइप से साउंड क्रिएट कर रहा है, और अभी हाल ही में इसे गुजरात राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है। गुजरात पुलिस लॉन्चेस ड्रोन प्रोजेक्ट टू बूस्ट रैपिड क्राइम रिस्पांस। तो रैपिड क्राइम रिस्पांस को करने के लिए, बूस्ट करने के लिए शुरू किए हैं जीपी दृष्टि। ठीक है, गुजरात पुलिस दृष्टि। तो दृष्टि नाम है, इसका फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टेक्टिकल इंटरवेंशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ड्रोन के जरिए अपराध की निगरानी होगी, त्वरित प्रक्रिया होगी और अपराध स्थलों के दस्तावेजीकरण को भी बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो शुरुआत में बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर ये शुरू किया जाएगा, उसके बाद ऑल ओवर गुजरात में आगे चलकर लाया जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा रखने वाला अपना राज्य है, ठीक है, भारत में। गांधीनगर राजधानी है, भूपेन्द्र पटेल यहाँ के सीएम है बीजेपी पार्टी से, और आचार्य देवव्रत जी हैं यहाँ के गवर्नर। गुजरात की बात करें तो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर लगाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर गिर नेशनल पार्क की बात करें तो ये विश्व में सबसे ज्यादा एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं। वंसदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है, हमीरसर झील है, कांकरिया झील है, नल सरोवर है, थोल झील है। गरबा डांडिया प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। 33 जिले हैं, 182 विधानसभा में सीटें हैं, 26 लोकसभा में और 11 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, किस देश को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है यूएई को। यूएई इलेक्टेड टू चेयर इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, कहां गया, ये रहा इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो एक पूरे विश्व की पुलिस है, अंतरराष्ट्रीय मामलों को जो देखती है। कई कई बार क्या होता है, अपराधी क्राइम करके एक देश से दूसरे देश भागते हैं या दूसरे देश से तीसरे देश भागते हैं, तो कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन उनकी रहती है, कुछ दूसरे देश में रहती है, कुछ दूसरे देश में रहती है। वो सब इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सके या मिलजुल करके काम कर सके म्यूचुअल तरीके से, इसके लिए एक संस्था काम करती है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, और भी ऐसे विदेशी मामले बहुत सारे ये देखती हैं। तो इसके लिए इंटरपोल एक काम करती संस्था। अब उसी का गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष अभी चुना गया है 2 वर्षों के लिए यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को। ठीक है, ये 11 अप्रैल 2025 को फ्रांस के लियोन स्थित इंटरपोल मुख्यालय में, इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है लियोन में। ठीक है, लियोन में, लियोन ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, लियोन में इसका मुख्यालय है और यहाँ पर इसको अध्यक्षता सौंप दी गई है यूएई को। ठीक है ना, 67% वोट पाए हैं और इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, लियोन फ्रांस में ही इसका हेडक्वार्टर है। 194 सदस्य देश हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान संगोष्ठी मेघयान 2025, इसके कौन सा संस्करण का आयोजन किया? मेघयान 25। ये 25 संस्करण नहीं है, ये 25 वर्ष को डेडिकेट करता है, इंडिकेट करता है। तो मेघयान 25 जो है इसका अभी तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर? भारतीय नौसेना के द्वारा मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान संगोष्ठी में, जो कि है नई दिल्ली में। ठीक है, नौसेना भवन में है। 14 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया तीसरा संस्करण था। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वर्चुअली। इस बार की थीम रखी गई थी ब्रिजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ब्रिजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, चलिए मौसम विज्ञान को लेकर के ये था। निम्न में से कौन सा बैंक ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ट्रेन में एटीएम, बताओ इसकी क्या जरूरत थी? ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बन गया है ट्रेन में एटीएम लगाने वाला। एटीएम वैसे ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन होता है, आप सब जानते हो, यूज भी करते होगे। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है, अच्छा हुआ ये भारत में चल रही ट्रेन, नहीं तो पाकिस्तान में आजकल ट्रेनें भी हाईजैक हो जा रही हैं, तो एटीएम भी चला जाएगा उसमें साथ में ही। खैर, यहाँ पर कैश ऑन व्हील्स की अगर बात करें तो कैश ऑन व्हील्स एक थीम पर आधारित ये शुरू किया गया, मतलब कि चलता फिरता कैश रहेगा। मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में ये एटीएम लगाया गया है। ये पहल भारतीय रेलवे की अभिनव और गैर राजस्व वाली पहल का हिस्सा है।
भारतीय रेलवे और रेल मंत्री जी लोग को पायलट वगैरह के केबिन में एसी लगवा दो, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। एटीएम मत लगवाओ, बेचारे जलते भुलते रहते हैं इसी गर्मी में, है ना। 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है, लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ना कोई मीडिया उनको दिखाता है, ना कोई पत्रकार दिखा रहे हैं उनकी मांगों को, है ना। जा करके पूछो लोको पायलट्स की क्या हाल हो रही है इस समय। तो ट्रेन के इंजन में कोशिश करो एसी लगवाने की, और जो और भी बहुत सारी मांगे हैं उनको पूरे करने की कोशिश करो। एटीएम एटीएम लगाने को, यूपीआई चल रहा है। खैर, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। विश्व तीरंदाजी मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय है लाजेन, स्विट्जरलैंड में। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है तेलंगाना में शुरू हुए भू भारती पोर्टल, इसने किस पोर्टल की जगह ली है? इसके अलावा जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन की स्थापना किस वर्ष की थी? दोनों क्वेश्चंस आसान है, कल की वीडियो देखे होगे जरूर आंसर कर ले जाओगे। आंसर कीजिए इसका, और क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, हमारी ई बुक भी मिलेगी। मैं मिलूंगा आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।